हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन आइस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप अपना जो भी प्रिपरेशन है 70 पीपीएससी के लिए काफ़ी स्ट्रांगली कर रहे होंगे आप लोग। और आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग आपको करंट अफेयर्स सेक्शंस में मदद करने के लिए आज 3 अक्टूबर को देखते हैं कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं सब जो क्वेश्चन है आपको 70 पीपीएससी में देखने को मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, Which country recently supported India's bid? कर दे पेन का थोड़ा। देखो, which country recently supported India's bid for the permanent membership in United Nations Security Council? क्या है? हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया? ओके, आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी श्रीलंका, भूटान या फिर डी म्यांमार। क्या लग रहा है आपको? थोड़ा कुछ आंसर गेस करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको इतना तो पता हो सकता है कि हाँ भाई कौन से कंट्री जो बहुत हमेशा से फ्रेंडली रहे भारत के साथ। तो जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज सी, भूटान। ठीक है ना। तो नेपाल के साथ भी रिलेशन हमारे अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। श्रीलंका म्यांमार के साथ थोड़ा हम लोग बीच बीच में क्लैशेस हुआ है। ओके, लेकिन जो सही आंसर है डेट इज ऐसे ही भूटान। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा जानते हैं इस चीज़ के बारे। तो देखो, ड्यूरिंग द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बोलने का मतलब क्या हुआ है कि 79th सेशन ऑफ संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर शिरिंग तोब्गे, नाम याद रखना, शिरिंग तोब्गे, एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंडियाज बिड। बोलने का मतलब शिरिंग तोब्गे ने जो 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो बैठक हुआ था उसमें बहुत स्ट्रांगली भारत का सपोर्ट किया कि हाँ भारत जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक परमानेंट सीट कर ले सकता है। बोलने का मतलब उसको एक परमानेंट सीट देना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कुछ रिफॉर्म्स निकल के आते हैं तो। ठीक है ना। आगे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ही एम्फसाइज्ड इंडिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लीडरशिप। बोलने का मतलब उन्होंने दो एंगल को बहुत इलाबरेटली मतलब बताया कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और भारत का जो नेतृत्व है, ठीक है ना, भारत का जो आर्थिक वृद्धि है और जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो काफ़ी अच्छा है। और वो ग्लोबल साउथ में अगर देखा जाए तो एक तरह से डिजर्व करता है आपका कि ग्लोबल साउथ अगर किसी को मिले परमानेंट मेंबर का सीट तो वो भारत को ही। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको अपने पड़ोसी राज्यों से किस तरह से बहुत अच्छे संबंध बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आए कि किस पर्टिकुलर देश ने भारत का बहुत बोलेंगे मजबूती से समर्थन किया ताकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जनरल असेंबली का परमानेंट सीट ले सके, तो वो है भूटान। ठीक है ना। देखो, इससे बहुत फायदा ही मिलेगा भारत को। कहीं ना कहीं जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास क्या है कि उनके पास वीटो पावर्स। वीटो पावर्स क्या होता है कि अगर वो लोग जो चीज़ नहीं चाहे तो लोग वीटो कर सकते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती है। जब तक पांचों सदस्यों का कंफर्मेशन अभी नहीं मिलता तब तक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को राजी या मंजूरी नहीं दिया जा सकती। ठीक है ना। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा खबर है, एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हुच ट्रेजेडी रिसेंटली सीन इन न्यूज टुक प्लेस इन विच स्टेट। इसमें बोलने का मतलब क्या है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हुच त्रासदी किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी केरला, तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। देखो, जो सही आंसर है आपका दैट इज बेसिकली दी तमिलनाडु। ठीक है ना। और ये जो त्रासदी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हर जगह ये चीज़ आया था। तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो, हुच ट्रेजेडी इन कलाकुरुचि, बेसिकली कलाकुरुचि तमिलनाडु में हुआ, इन विच 61 पीपल डाइड, लगभग 61 लोगों की मौत हो गई थी। आपका ये हुच एक तरह का ना क्या है ना कि एक ड्रिंक है। ठीक है, समझो कि बहुत जगह पे क्या होता है ना, नकली शराब भी बनाए जाते हैं। बहुत ऐसा स्टेट भी है जहाँ पे शराब बंद होने के कारण क्या होता है कि नकली शराब का व्यापार काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा होता है। लेकिन नकली शराब बनाने में क्या प्रॉब्लम है, औधे को बताते हैं। तो जो 61 पीपल मरे हैं आफ्टर कंज्यूमिंग इथेनॉल स्पाइक्ड मून शाइन। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, जब भी शराब बनाते हैं ना तो उसके शराब के बनाने के प्रोडक्शन के मेथड में एक्चुअली हम लोग बनाना चाहते हैं इथेनॉल। ठीक है, इसको कंजम्पशन किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक अल्कोहल है, उसका कंजम्पशन हो सकता है। लेकिन इथेनॉल बनने के क्रम से पहले कुछ मिथेनॉल भी बनता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। लेकिन ये सेफ नहीं है,
इससे क्या होता है कि जान जा सकती है, इससे कंजम्पशन से मतलब अगर कम कंजम्पशन करोगे तो कहीं ना कहीं विजन ये सब में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है या फिर ज़्यादा मिथनॉल की मात्रा होती है उसमें, तो उससे क्या होता है, डेथ भी हो जाता है, जो कि हुआ आपका अभी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो हुच ट्रेजिडी, हुच बेसिकली जो ड्रिंक है उसका नाम। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम आपका मतलब कि स्टेट वाइड कंसर्न दिखा रहा है। रैम्पेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इलिसिट लिकर, बोलने का मतलब जो चीज़ इलीगल है वो इतने धड़ल्ले से इतने ओपनली नहीं बिकना चाहिए किसी भी राज्य में। ओके, उस पर कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार का पकड़ होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन शायद सरकार वहाँ की तमिलनाडु की असमर्थ रही इन सब चीज़ों को रोकने में, जिस कारण से चीज़ काफ़ी फैला। ओके, अभी तो कुछ दिन हो गए हैं इस न्यूज़ के, लेकिन ये जब हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा एक मास लेवल पे ये चीज़ फैली थी कि आखिर मतलब एक शराब के कंजम्पशन से इतने लोगों की जान चली गई, अपने में बहुत दुखद खबर थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपना। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन करें। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ए पंकज त्रिपाठी, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी जॉन लीवर, या फिर डी अक्षय कुमार। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग कुछ गैस कर सकते हैं इसमें। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को। तो देखो, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अब लगभग 74 साल के हो चुके हैं, कौन, मिथुन चक्रवर्ती, विल बी ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसको जरूर तुम लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर के सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, इसकी सूचना हमको कहाँ से मिलती है? तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शेयर द न्यूज ऑन एक्स। ओके, एक्स प्लेटफॉर्म पे अश्विनी वैष्णव ने, जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ओके, उन्होंने ये चीज इंफॉर्मेशन क्लियर किया। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप लोग जानते होंगे। सेंट्रल मतलब इंडिया लेवल पे उन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं और बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, बंगाल में उनकी बहुत सारी मूवीज हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर आईफा 2024? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। लिखित में से किसे आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए शाहरुख खान, बी रणबीर कपूर, सी पंकज त्रिपाठी, या फिर डी विकी कौशल। तो ये काफ़ी लोग के काफ़ी चहीते हैं और इनकी काफ़ी सारी मूवीज, बहुत पुराने एक्टर्स रह चुके हैं। ठीक है ना, सही आंसर है डेट इज ए शाहरुख खान। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिटेल जानते हैं कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए। तो देखो, आईफा अवार्ड जो है, बात करें 2024 का विनर लिस्ट के, जो कौन कौन जीते हैं इसको, तो पहले हम लोग जान लेते हैं आईफा अवार्ड्स इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया था। तो 2024 का जो आईफा अवार्ड्स था वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? आबू धाबी में। तो बेसिकली वही आबू धाबी में इसको सेलिब्रेट किया गया, विद शाहरुख खान विनिंग बेस्ट एक्टर फॉर जवान। तो जवान पिक्चर के शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। आई थिंक होप आप लोग जवान पिक्चर देखे होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं दिखाया है इस तरह गवर्नमेंट के नेग्लिजेंसी के कारण बहुत सारे जाने जाती हैं, और अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए तो सरकार जो भी है वो किसी भी युद्ध स्तर पे भी किसी काम को कर सकती है, और बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आजकल प्रैक्टिकल भी इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ गया है। जो भी अपने को बहुत जल्दी करे, प्रोजेक्ट को बहुत सालों तक लटका के ना रखे। ठीक है, अगर बात कर ले फीमेल कैटेगरीज में, तो रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित, बहुचर्चित मूवी रही। बहुत पसंद आई लोगों को, किस तरह माँ और बच्चे के बीच रिलेशन दिखाया गया है। फॉरेन में अगर आप बच्चों के क्या लॉज हैं जिस कारण से कभी कभी पेरेंट उनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक दोनों मूवी काफ़ी अच्छी है अपने में। ज़रूर आप लोग मस्ट वॉच एक बार ज़रूर देखें, साथ साथ में समय भी निकालें थोड़ा पिक्चर और ये सब एंटरटेनमेंट का। ठीक है ना, थोड़ा क्या होता है कि हम लोग जब बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, तो थोड़ा हम लोग को मतलब उसको क्या ना कि कुछ स्पेस भी क्रिएट करना चाहिए। फिर स्पेस कैसे क्रिएट होगा? मॉल घूमने चले जाओ, कभी कोई मूवी देख लो, फ्रेंड से किसी से मिल लो। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आप रिलैक्स रहते हो और आगे फिर आपको ना मोनोटोनस नहीं लगता। और फिर क्या होता है कि थोड़ा सा थोड़ा पढ़ो, लगातार पढ़ो 6-7 दिन 10 दिन, फिर एक दिन का ब्रेक लो। ठीक है।
ठीक है, फिर 10 दिन पूरा पढ़ो। ऐसा मोमेंटम आपका होना चाहिए लाइफ में। ओके, लाइफ भी जीना है, पढ़ाई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ मारबर्ग वायरस? सवाल क्या है आपका, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी? आपके ऑप्शंस है ए तंजानिया, बी केनिया, सोमालिया या फिर डी रवांडा। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा इट इज रवांडा, ठीक है ना। तो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा बहुत तरह की इबोला हो गया, जीका वायरस हो गया, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होकर के पूरे देश में फैलती है। तो देखो रिसेंटली 6 पीपल हैव डाइड इन रवांडा। रवांडा बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है। ओके, ड्यू टू मार्बर्ग वायरस, वायरस का नाम जरूर याद रखना, मार्बर्ग वायरस से ही आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा। ओके ना, वायरस तो बहुत जगह तरह के हैं, ठीक है ना। तो मार्बर्ग वायरस नाम जब भी देखो तो ध्यान में क्या लाना, रवांडा। ओके, मार्बर्ग वायरस डिजीज इज अ रेयर, अभी किस तरह का बीमारी है मार्बर्ग वायरस डिजीज? द रेयर बट सीवियर हेमोरैगिक फीवर। देखो हेमोरैगिक बोलने का मतलब होता है कि थोड़ा ब्लड से रिलेटेड ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ा। ओके, तो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसमें काफ़ी फीवर भी आपको होगा। अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स, इंसानों को तो अफेक्ट करता ही है, साथ में प्राइमेट्स बेसिकली जो भी ह्यूमंस हैं उसके रिलेटेड, जैसे कि आप चिंपैंजी देख लो, गोरिल्ला देख लो, मंकी देख लो, तो ये सब भी हमारे एंसेस्टर्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। ओके, तो ह्यूमन और प्राइमेट्स दोनों में इफेक्ट करता है आपका मार्बर्ग वायरस, जिसको अभी कहाँ पे ज़्यादा फैलते हुए देखा गया? तो रवांडा में। रवांडा बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री। होप यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम लोग आगे फिर अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड इन सिटी। है आपका, भारत में पहला 3D मुद्रिका डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या फिर डी दिल्ली। तो इसका इस सवाल का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डिटेल में आपको जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया है। इस आपको नहीं आइडिया है तो आप 2 अक्टूबर वाली करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। और इनकेस आपको पता है तो काइंडली इसका आंसर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन। सवाल क्या है? उरी 2 जलवायु संयंत्रण जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए झेलम रिवर, बी चेनाब रिवर, सी रावी रिवर या फिर डी सवई रिवर। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। टू आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिकली झेलम रिवर पे स्थित है। ओके, तो देखते हैं उरी 2 हाइड्रो पावर प्लांट के बारे। तो देखो, द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी हैज पोस्टपोन्ड ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर स्टेज 2 ऑफ उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बोलने का मतलब कि अभी क्या हुआ है कि द एक्सपर्ट्स अप्रेजल कमिटी, ओके, जिन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना था आपका उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो दूसरा स्टेज स्टार्ट होना था, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे जो पावर प्लांट इस तरह से बनते हैं आपके एनवायरमेंटल वाले एरियाज में, उनको देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए इनका डेवलपमेंट, तो उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो अभी हाल ही में जो स्टेज 2 उनका दूसरा चरण का जो क्लियरेंस था उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, उसे वहाँ का जो भी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी उसको क्लियरेंस देने को, उन्होंने क्लियरेंस देने से भाई मना कर दिया है, ठीक है ना। देखते हैं, तो डिटेल हम लोग इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलो, क्लियरेंस तो नहीं मिला लेकिन हम लोग को नॉलेज मिले यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्लियरेंस भी मिल ही जाएगा, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करने होंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं, उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इज लोकेटेड इन झेलम रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दो, कहाँ पे है? झेलम रिवर पे स्थित है, इन उरी टाउन ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इट इज क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो एलओसी के बहुत पास है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के पास एलओसी क्लोज है आपका ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के झेलम रिवर पे उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, भी इसके दूसरे चरण के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, जिसका
न्यूज़ में चल रहा है। ओके, तो देख लो, जो भी आपको नोट डाउन करना है करो यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा बहुत प्रबल चांसेस है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने 70 पीएससी के प्रिपरेशन को स्ट्रांगली करते रहें। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।